बेनिफिट लेना है और एक्सपेंसेस के एंगेज में बेनिफिट लिया जा चुका। एक्सपेंसेस मूव कर जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एसेट आपके बैलेंस शीट का पार्ट हुआ करते हैं। आपने आईटीए के सिलेबस में इनकी कैटेगरीज पढ़ी कि भाई आपके एसेट्स दो तरह के हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। इन दोनों में डिफरेंस कितने हैं अभी मैंने आपसे डिस्कस किए। दो मेजर डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि आपके पास एसेट क्यों है, व्हाट इज द रीजन फॉर होल्डिंग द एसेट। इफ द रीजन इज टू रीसेल द एसेट, तो वो एसेट क्या डिक्लेयर होगा, करंट एसेट। और अगर आपका पर्पस, आपकी इंटेंशन है कि आपने बेचना नहीं है, खुद के यूज के लिए रखोगे, तो वो फिर कौन सा एसेट होगा, नॉन करंट। ये डिफरेंस। इसके अलावा एज का डिफरेंस, एज का डिफरेंस सेकंड प्रायोरिटी। अगर एज मैक्सिमम 12 मंथ्स है तो नॉन करंट एसेट, सॉरी करंट एसेट, और अगर मोर देन 12 मंथ्स एज है तो नॉन करंट एसेट। फिर आपको टीचर ने ये भी गाइड किया होगा कि भाई नॉन करंट एसेट्स दो तरह के, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो कौन से एसेट्स हैं, टेंजिबल, और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो इनटेंजिबल। अकाउंटिंग में आपने कहीं ना कहीं, चाहे आईटीए में या फार 1 में या फार 2 में, आपने इनको कंप्लीटली कवर अप करना है। इनटेंजिबल एसेट को जो स्टैंडर्ड डील करता है वो क्या है, आईएएस नंबर 38, और ये राइट नाउ आपके फार 1 के सिलेबस में नहीं, इट इज द पार्ट ऑफ फार 2। टेंजिबल एसेट्स आगे दो तरह के होते हैं। एक कैटेगरी का नाम क्या है, पीपीई, स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। दूसरे का क्या नाम है, आपकी पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कौन सा स्टैंडर्ड डील कर रहा है, आईएएस 16। और हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, आईएएस 40। और ये दो कंसेक्टिव चैप्टर आपके फार 1 के सिलेबस में इंक्लूड हैं। हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में पीपीई को, लेकिन उससे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। आप उससे पहले यहां तक नोट कीजिएगा। जी बेटा, नोट हो गया। चले जी। देखो बेटे, पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इसके ऑपोजिट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फोकस रखिएगा, बाद में नोट करने का टाइम मिलेगा। बेटे यहां पे देखो, सिर्फ एक वर्ड यूज हुआ है एंड दैट इज प्रॉपर्टी। जब वर्ड यूज होगा प्रॉपर्टी, तो इसमें कौन से नॉन करंट एसेट्स इंक्लूड होंगे, जस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। प्रॉपर्टी मीन्स जस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। जब वो बात करेगा, आप इसके नेम पे ही फोकस करो, नॉट ओनली द प्रॉपर्टी बट प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर नॉन करंट एसेट्स एज वेल।
आपके बाकी नॉन टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स भी इसमें कवर अप होंगे। इसमें क्या कुछ इंक्लूड होगा? लैंड एंड बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी प्लस अदर नॉन करंट एसेट्स, आपके व्हीकल्स, आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ये जितने भी अदर नॉन टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं वो किसका पार्ट होंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहला ये डिफरेंस क्लियर हुआ? ओके जनाब। अब आते हैं उस प्रॉपर्टी के साथ मैंने कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं किया हुआ। यहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट। ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपने रखी हुई है, सिर्फ वो लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। और उसके लिए हम पढ़ेंगे IAS नंबर 40। इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं, उसकी रीजन क्या है? मुझे बेनिफिट चाहिए, रेगुलर बेसिस पे भी चाहिए। और इसके अलावा आप मुझे बताइए, एक सिंपल सी बात है, मैं इन्वेस्टमेंट अगर शेयर्स की फॉर्म में करती हूँ, मुझे बेनिफिट किस किस फॉर्म में चाहिए? रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड भी चाहिए और मार्केट प्राइस की एप्रिसिएशन भी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि आज अगर एक शेयर मैंने 500 रुपीज़ में परचेज किया है तो कल इसकी प्राइस मोर देन 500 होगी, तो मुझे इस पर क्या मिलेगा? कैपिटल गेन। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें बेनिफिट दो सूरतों में चाहिए। एक रेगुलर रिटर्न चाहिए और इसके अलावा क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। तो अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को इस पर्पस के लिए होल्ड किया हुआ है तो वो प्रॉपर्टी, वो लैंड एंड बिल्डिंग क्या कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आपने प्लॉट परचेज किया, हम अपने घरों में भी यही काम करते हैं, पर्सनल लाइफ में भी यही काम करते हैं। एक्स्ट्रा प्लॉट परचेज कर लिए, आज कम रेट है, खरीद लो, कल जब ज़्यादा रेट हो जाएगा और हमें कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़्यादा रेट में बेच देंगे और उस पर मुझे क्या होगा? कैपिटल गेन। मैंने बिल्डिंग परचेज की हुई है, उसमें मुझे कैसे बेनिफिट मिल रहा है? मैंने बिल्डिंग परचेज करी। अच्छा, कीप इन माइंड, जब अकाउंटिंग की बात होती है, अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। जब मैं लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रही हूँ तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी की बात नहीं करी, वो प्रॉपर्टी जिसका बेनिफिट उसके बिजनेस को होगा। हम हर बात बिजनेस के एंगल से करते हैं। बिजनेस के नाम पे आपने एक बिल्डिंग परचेज की, राइट नाउ उसको रेगुलर यूज में आपने नहीं रखना, बल्कि क्या किया? आपने इसलिए परचेज की कि आज वो सस्ती मिल गई, कब महंगी बेचेंगे, लेकिन तब तक क्या करें? आप उसे रेंट पे देकर रेगुलर रिटर्न का बेनिफिट टेक करोगे। तो वो बिल्डिंग भी क्या होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। भाई हमने इनको क्यों होल्ड किया हुआ है? हमने इनको होल्ड किया हुआ है, इफ लैंड एंड बिल्डिंग होल्ड देन द पर्पस इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मीन एप्रिसिएशन, प्राइस एप्रिसिएशन के लिए आपने होल्ड किया हुआ है। और अगर बिल्डिंग है तो वो किस लिए यूज कर रहे हो? कि जब तक कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होती आप बिल्डिंग को क्या करोगे? होल्ड किया हुआ है फॉर रेंटल पर्पस। तो वो फिर लैंड एंड बिल्डिंग क्या कहलाएगी? आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आपके पास बिल्डिंग है और बिजनेस यूज के लिए इस्तेमाल हो रही है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या रेंट पे देने के लिए आपने परचेज नहीं की, फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, वो सिंपल प्रॉपर्टी कहलाएगी और वो PPE का पार्ट होगा। उस पर IAS 16 अप्लाई होगा, उस पर आप IAS 40 अप्लाई नहीं कर सकते। क्या यहां तक डिफरेंस क्लियर हुआ? ओके, आगे चलते हैं। इनको तो आपने प्राइस एप्रिसिएशन के लिए, कैपिटल गेन के लिए आपने अपने पास रखा हुआ है। इनको आपने अपने पास क्यों रखा हुआ है? फॉर बिजनेस यूज। अब बिजनेस में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का क्या क्या यूज हो सकता है? एनी आइडिया? आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, कहाँ है? फैक्ट्री में है। किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर प्रोडक्शन पर्पस। क्या आपके पास जितने नॉन करंट एसेट होते हैं वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए ही यूज होते हैं? क्या कोई और यूज हो सकता है? आप मुझे बताओ, व्हीकल किस लिए होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसलिए आपने व्हीकल्स को अपने पास मेंटेन किया हुआ है।
क्या नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नॉन करंट एसेट इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं होते? होते हैं। क्या फर्नीचर नहीं होता? होता है। वो इनका रेगुलर यूज क्या कहलाता है? फॉर एडमिन पर्पस, या फिर ये फॉर रेंटल पर्पस भी हो सकता है। अब यहां आप कंफ्यूज होंगे कि हमने तो कहा एसेट अगर रेंट पर्पस के लिए रखा हुआ है वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी, मैंने रेंटल पर्पस के लिए उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का भी नाम दे दिया, क्यों? उसकी रीजन क्या है? उसके जी आप मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे दिया जा सकता है? क्या आप अपना कोई और नॉन करंट एसेट रेंट पे नहीं दे सकते हो? एक्स्ट्रा व्हीकल्स दे दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा प्लांट एंड मशीनरी है, हमें फॉर द टाइम बिगिनिंग चाहिए, ऑफ सीजन बिजनेस हमारा चल रहा है, तो आप उसको क्या करोगे? रेंट पे दे दोगे, रेंट आउट कर दोगे। तो भाई वो तो टेम्पररी आपने रेंट पे दिया हुआ, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वो लैंड एंड बिल्डिंग ही होगा, वो कोई और नॉन करंट एसेट भी पॉसिबल है। तो भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेसिकली हमने किस लिए रखे हुए हैं? ये क्यों रखे हुए हैं? जस्ट फॉर प्राइस एप्रिसिएशन। और अगर सिंपल प्लॉट है तो प्राइस एप्रिसिएशन के लिए उसको वैसे ही छोड़ देंगे, वो रेंट पे यूज नहीं हो सकता। लेकिन अगर बिल्डिंग है तो आप क्या करोगे? जब तक कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होती, हम आइडल रिसोर्स तो अपने पास नहीं रखेंगे, उसे क्या करेंगे? रेंट पे देके रेगुलर बेसिस पे रिटर्न अर्न करेंगे। जी बताइए, अब तक का डिफरेंस क्लियर हुआ? अगर आपसे कोई पूछे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या उसमें मशीनरी, फर्नीचर, अदर इक्विपमेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं? नो। प्रॉपर्टी मीन्स जस्ट लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन उसको प्रॉपर्टी को मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब कहना है? इफ आई होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग एंड जस्ट द पर्पस इज प्राइस एप्रिसिएशन या फिर फॉर रेंटल पर्पस, तो फिर उस सिचुएशन में हम उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। आगे आइए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या कुछ इंक्लूड है? आपके टोटल टेंजिबल एसेट्स, जिसमें ना सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्लूड होगी, प्रॉपर्टी का वर्ड यूज किया हुआ है, इसके अलावा अदर नॉन करंट एसेट, आपके फर्नीचर, आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, आपके व्हीकल्स, आपके प्लांट एंड मशीनरी, सब कुछ इंक्लूड होगा। और ये किस लिए आपके पास है? फॉर बिजनेस यूज। कैसे कैसे यूज किया जा सकता है? प्रोडक्शन पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, रेंटल पर्पस के लिए, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। 2 पॉइंट्स नए ऐड करेंगे, ये तो आईटीए में पढ़े। वो 2 नए पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 3 में कहता है, इफ चांस ऑफ बेनिफिट इज प्रोबेबल and cost can be reliably measurable। ये 2 करेक्टरिस्टिक्स इसमें, क्योंकि अब हमने एज पर स्टैंडर्ड पढ़ना है। वहां तो जस्ट डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन था, डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आईएएस 16 का को पढ़ा। नॉन करंट एसेट को तब मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहना है जब ये 4 क्राइटेरियाज मीट होते हैं। 2 हमने एक्सप्लेन कर लिए, ये 3rd वन क्या है? स्टार्ट में मैंने आपसे बात की कि एसेट उस एक्सपेंडिचर को कहते हैं जिसके एंगेज पे मुझे बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या ये हमें एडवांस में कंफर्म होता है? बेनिफिट ज्यादा भी हो सकता है और बेनिफिट कम भी हो सकता है। बेनिफिट का चांस ज्यादा भी हो सकता है और चांस कम भी हो सकता है। यहां उसने चांस को क्या नाम दिया? प्रोबेबल लिखना था मुझे जी। चांस ऑफ प्रॉफिट टेकन इज प्रोबेबल। अब ये प्रोबेबल चांसेस कौन से होते हैं? चांसेस ऑफ बेनिफिट। बेनिफिट का चांस सर्टन अगर वो कहे, ये सर्टन कब होता है? जब आपको 100% श्योर होता है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो फ्यूचर इज अनसर्टन, हम 100% एक्यूरेटली उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन खैर, अगर वो सर्टन का वर्ड यूज करे तो इसका मतलब है बेनिफिट लेने का चांस कितने % है? 100%। फिर होता उसके बाद वर्चुअली
सर्टन। ये बातें मैंने पूछनी है, नेक्स्ट चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा मैं साथ में कवर अप कर रही हूँ। वर्चुअली सर्टन क्या होता है? अगर बेनिफिट लेने का चांस मोर देन 90% होता है। प्रोबेबल कब कहलाएगा? प्रोबेबल कहलाएगा अगर बेनिफिट लेने का चांस मोर देन 50% है और लेस देन 90% है। हाँ जी, क्लियर? तो अगर वो कहे कि प्रोबेबल है तो इसका मतलब है कि बेनिफिट आने का चांस कितने परसेंट है? मोर देन 50% है, तो वो फिर आपका एसेट कहलाएगा, अदरवाइज वो एसेट नहीं कहलाएगा। आगे चलिए, फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन ये है कि आप उस नॉन करंट एसेट की कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सको। जिसकी कॉस्ट को आप रिलायबली मेजर नहीं कर सकोगे, वो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करेगी, वो एसेट डिक्लेयर नहीं होगा। और कॉस्ट हमें मालूम है कि एसेट की रिलायबली मेजर की जा सकती है। ठीक है, एसेट की कॉस्ट, किसी भी एसेट की कॉस्ट किसकी इक्वल होती है? इफ यू हैव परचेज द एसेट, कॉस्ट किसकी इक्वल होती है? चलो ये बाद में बात करते हैं, यहां तक नोट कीजिएगा। कहानी एंड तक ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर बेनिफिट का चांस मोर देन 50%, मोर देन 5% एंड लेस देन 50% होगा तो उस चांस को क्या नाम देंगे? पॉसिबल। और अगर चांस लेस देन 50% होगा तो उसे क्या बोलेंगे? रिमोट। सर्टन क्या होता है? सर्टन सिचुएशन क्या होती है? चांस ऑफ बेनिफिट इज 100%। उसके बाद कौन सी ग्रेडिंग आती है? वर्चुअली सर्टन। वर्चुअली सर्टन किसको कहेंगे? लेस देन 100, मोर देन 90%। प्रोबेबल चांस क्या होता है? मोर देन 50, लेस देन 90%। उसके बाद पॉसिबल, शाबाश। और रिमोट लेस देन 5%। थोड़ी सी बातें नई और कर लूं, फिर पुरानी बातों की तरफ चलेंगे, या पहले पुरानी बातें कर लें? पहले नई बातें ही पढ़ लें, मुश्किल तो नहीं लग रहा? कंफर्म? चले जी, कॉस्ट की बात करते हैं। इरेज कर दूं बेटे? अच्छा, कर नोट कर। हाँ जी, अब नोट कर लिए? वैसे मैंने आज की असाइनमेंट में कुछ कहा था, मेरा ख्याल है आज कहा था ना, क्योंकि कल तो टेस्ट हो चुका और रिवाइज किया थोड़ा बहुत। अच्छा ठहर जो, मैं एक नई बात और बताऊंगी, फिर आपकी बारी है। ये गलत है।
हाँ जी, कोई भी एसेट जो आप परचेज करते हो, करंट एसेट भी परचेज किए जाते, नॉन करंट एसेट भी परचेज किए जाते हैं, है ना। ऐसे कोई भी एसेट जो आप बिजनेस में परचेज करो, आइदर वो एसेट आपका करंट हो या फिर नॉन करंट, उसकी कॉस्ट किसके इक्वल होती है? चलो अपनी पुरानी मेमोरी को रिकॉल करो। कॉस्ट एनआरवी इज समथिंग एल्स जी। वो जब तक आपके यूजेबल कंडीशन में नहीं आ जाता। अच्छा, उसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। हर वो चीज जो बिजनेस में खरीदी जाती है उसकी कॉस्ट किसके इक्वल होती है? कौन सी वाली? इनवॉइस परचेज प्राइस कौन सी होती है? इनवॉइस किसे कहते हैं? जो बिल होता है उसे कहते हैं। जो बिल के ऊपर कीमत लिखी जाती है, क्या ये वो प्राइस नहीं होती जो शॉपकीपर आपको बताता है जिससे आप चीज खरीदने जाते हो? क्या ये वो प्राइस नहीं होती? सिंपल इसको परचेज प्राइस में कह दूं, मैं इसको इनवॉइस परचेज प्राइस स्पेसिफिकली क्यों बोल रही हूँ? विच डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। आपने दो तरह का डिस्काउंट पढ़ा, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। जब टीचर ने कहा होगा आप हैरान परेशान, सर क्यों नहीं करते? टीचर ने क्या बताया होगा? डेफिनेटली हम अपनी सेल एंड परचेज की ट्रांजैक्शन को उस कीमत पे रिकॉर्ड करते हैं जिसमें से ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुका होता है। वो वैल्यू जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट अभी माइनस नहीं हुआ होता उसे क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस। एसेट की वो वैल्यू जिसमें से अभी तक वो प्राइस जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट नहीं हुआ हुआ, उस प्राइस को क्या नाम देते हैं? लिस्ट प्राइस। और जब ट्रेड डिस्काउंट उसमें से माइनस हो जाता है, जो प्राइस आती है उसे क्या कहते हैं? इनवॉइस प्राइस। ये इनवॉइस पे लिखी जाती है, बिल पे लिखी जाती है, और इस प्राइस पे आप अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड करते हो। ओके हो गया? ओके भाई। फिर आपको आईटीए में बस एक बात और समझाई जाती थी, इनवॉइस परचेज प्राइस प्लस परचेज एक्सपेंसेस। एक होता था कैरेज इनवर्ड और एक होता था कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड किसके एंगेंस्ट होता था? परचेजेस के एंगेंस्ट होता था। और कैरेज आउटवर्ड सेल के एंगेंस्ट में होता था। इनकम स्टेटमेंट में कैरेज इनवर्ड का क्या किया करते थे? परचेजेस में ऐड, क्योंकि वो परचेजेस से रेलेवेंट था। वो ऐड करके आप क्या फाइंड आउट करते थे? टोटल परचेज कॉस्ट। और जो कैरेज आउटवर्ड सेल से रेलेवेंट होता था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट बन जाता था। ऐसे ही है। अब परचेज एक्सपेंसेस को टीचर ने कैसे एलेबोरेट किया? हर वो एक्सपेंस दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द परचेजिंग प्रोसीजर, टू ब्रिंग द एसेट इन वर्केबल कंडीशन, उन तमाम एक्सपेंसेस को हम परचेज एक्सपेंसेस कहते हैं। और वो हमेशा किसका पार्ट होते हैं? कॉस्ट का। अब क्योंकि मैं यहाँ पे करंट एंड नॉन करंट एसेट दोनों के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, तो यहाँ मैं परचेज एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम नहीं दे सकती। अगर मैं ये बात करूं विद कॉन्टेक्स्ट टू नॉन करंट एसेट, तो परचेज एक्सपेंस का आपने नाम पढ़ा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या फर्क होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? चलो स्टेप बाय स्टेप पूछती हूँ। एक्सपेंसेस रिलेटेड विद करंट एसेट्स, एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड विद नॉन करंट एसेट, वो कैपिटल भी हो सकते हैं, वो रेवेन्यू भी हो सकते हैं। ठीक है। वो नॉन करंट एसेट से ये कंफर्म बात है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% नॉन करंट एसेट से रिलेट करते हैं, वो करंट एसेट से रिलेट नहीं कर सकते। अच्छा, जितना पढ़ा पहले उतना बताओ, फर्दर पॉइंट हम ऐड करते हैं। इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या किया करते हैं? इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट होता है, ऐसा है। वो एक्सपेंस बन जाता है, प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन में चला जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का क्या करते हैं? नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। ठीक है। कैपिटलाइजेशन का वर्ड वहां पे है बुक में, वहां बताया जाता है कैपिटलाइजेशन इज व्हाट? एडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर को नॉन करंट एसेट में कब ऐड करते हैं? जब कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड होता है। डेप्रिसिएशन की आखिरी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल जरा याद कीजिए, जिसपे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज 3 इयर्स के लिए दी हुई थी, और 3rd ईयर में जाके कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंकर्ड हो रहा था 1.75 मिलियन का। मुझे याद आपको भी होना चाहिए, अभी तो पेपर देना है।
फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए वैल्यूज, ठीक है। तो आपने उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आपने स्पेसिफिकली वो एग्जांपल पढ़ के आनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परचेज एक्सपेंस अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू नॉन करंट एसेट, तो उसको हम नाम क्या देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसकी हम बात कर रहे थे कि ये नॉन करंट एसेट से रेलिवेंट है, बट व्हेन नॉन करंट एसेट को परचेज करने से लेकर उसे वर्किंग कंडीशन तक लाने के बिफोर यूजिंग जितने नॉन करंट एसेट के एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और यूज करने के बाद कैपिटल भी हो सकता है और रेवेन्यू भी हो सकता है, डिपेंड किस चीज पे करता है। यस, अगर आपने नॉन करंट एसेट को यूज करने के बाद कोई मेजर एक्सपेंस किया और उससे नॉन करंट एसेट की एफिशिएंसी बढ़ गई तो वो कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल। और अगर एफिशिएंसी बढ़ी नहीं, मेंटेन रही, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही पढ़ा, ओके जनाब। अब यहां पे विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसकी कॉस्ट की बात करूंगी और आईएएस के अकॉर्डिंगली बात करनी। बात यही है, लेकिन जरा हमने उसे 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। वो 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं इसकी कॉस्ट के? नंबर 1 वही कंपोनेंट इनवॉइस परचेज प्राइस, और ये कौन सी होती है, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, जो आप सप्लायर को कीमत अदा करोगे किसी भी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, आपने अपने सप्लायर को आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो प्राइस पे की है वो क्या है, इनवॉइस परचेज प्राइस। नंबर 2 नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये भी आपने पढ़ा हुआ। रिफंडेबल, एडजस्टेबल या नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल, इनमें डिफरेंस कौन बताएगा? सेल्स टैक्स, वैट पढ़ा हुआ ना आपने? सेल्स टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स अभी नहीं पढ़ा? अच्छा चलो, जर्नल अंडरस्टैंडिंग तो है ना। सेल्स टैक्स का बर्डन किसके ऊपर होता है? जो हम चीजों की खरीदो फरोख्त करते हैं, इस पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन गवर्नमेंट को जाती है उसे कहते हैं सेल्स टैक्स, ठीक है। अब ये सेल्स टैक्स का बर्डन किस पे होता है? एंड कंज्यूमर पे होता है, कस्टमर पे नहीं, एंड कंज्यूमर पे होता है, ठीक है। चलो जी, सप्लाई चेन जरा मेरे साथ डिस्कस कीजिए। सप्लाई चेन में सबसे पहले कौन है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से चीज किसने खरीदनी? ट्रेडर। ट्रेडर 2 तरह के, होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर ने माल किससे खरीदा? फैक्ट्री से, मैन्युफैक्चरर से। और होलसेलर ने माल किसको बेचना है? रिटेलर को। रिटेलर ने किसको बेचना है? हमें, एंड कंज्यूमर को। अब मैन्युफैक्चरर जो चीज बेच रहा है वो होलसेलर से टैक्स ले रहा है, और होलसेलर ने क्या करना है, वो चीज जब आगे बेचनी है रिटेलर को, उसने वही टैक्स उससे रिकवर कर लेना। इसे होलसेलर पे सेल्स टैक्स का कोई भी बर्डन नहीं होता। इन केस अगर उसका इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स में वेरिएशन होती है वो गवर्नमेंट के साथ एडजस्ट हो जाती है। आपके होलसेलर के ऊपर सेल्स टैक्स का कोई बर्डन नहीं होता, उसका टैक्स एडजस्ट हो जाता है। सेल्स टैक्स उसके लिए एक्सपेंस नहीं है। या तो उसने जो रिमेनिंग फिगर है गवर्नमेंट को पे करनी है या रिसीव करनी है, तो या जो चीज पेएबल या रिसीवेबल होती है वो बैलेंस शीट आइटम होता है, या तो वो करंट एसेट होगा या फिर वो करंट लायबिलिटी होगी, वो कभी भी एक्सपेंस या इनकम नहीं होती। अब रिटेलर ने क्या किया? होलसेलर से चीज खरीदी, उसको सेल्स टैक्स पे किया, और उसने वो चीज खरीदी हुई हमें बेची, हमसे सेल्स टैक्स रिकवर करवा लिया, तो रिटेलर के ऊपर भी सेल्स टैक्स का कोई भी बर्डन नहीं होता। आपके होलसेलर और रिटेलर के लिए जो सेल्स टैक्स है वो रिफंड एबल है, ठीक है, वो एडजस्ट एबल है। सेल्स टैक्स उनके लिए एक्सपेंस नहीं है। हमने सेल्स टैक्स पे किया, किसको? रिटेलर को। हमें गवर्नमेंट वापस करेगी? हमने कहीं से रिकवर करना है? नो। हमारे लिए सेल्स टैक्स क्या है? अनरिफंडेबल, अनएडजस्टेबल है। ये हमें रिकवर नहीं होना, ये हमारा एक्सपेंस बन चुका, और अगर ये एक्सपेंस बन चुका है तो फिर ये किसका पार्ट बनेगा? कॉस्ट का, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। वर्ड यूज करता है स्टैंडर्ड में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ये भी बेटे आपने पढ़े में।